Hello everyone, we are discussing improvement in food resources, in which today we will discuss the exercise and questions that are given at the end of the chapter. So let's get started. ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच एंश्योर्स हाई यील्ड। क्वेश्चन तीन तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, जिसमें हम लोग आज क्रॉप रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आंसर क्या है? एनी वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन दैट एंश्योर्स हाई यील्ड इज क्रॉप रोटेशन. It involves growing different type of crops alternately on the same piece of land. ठीक है, क्रॉप रोटेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें एक ही पीस ऑफ लैंड में साल भर में 2 से 3 क्रॉप्स लगा लिए जाते हैं बारी बारी से। इसलिए क्रॉप का ये रोटेशन हो रहा है, सीज़न वाइज क्रॉप्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। किसी सीज़न में गेहूं लगा लिया, किसी सीज़न में चावल, कभी फ्रूट्स, कभी वेजिटेबल्स। तो क्रॉप्स लगातार बदल रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, इसलिए इसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्रॉप फ्यूजन. क्रॉप फ्यूजन आर सच दैट when one withdraws nutrients from soil, the other crops replenishes soil in the restoring fertility by adding nutrients. तो क्रॉप रोटेशन का ये मेथड क्यों है? कभी गेहूं लगाया, कभी चावल लगाया, कभी कुछ वेजिटेबल्स लगा लिया, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि एक ही तरह का क्रॉप्स लगाने से सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उनका जो न्यूट्रिएंट्स है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। इसलिए क्रॉप रोटेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अल्टरनेट तरीके से बारी बारी से सीज़न के हिसाब से कभी गेहूं, फिर कभी चावल, कभी दूसरी सब्जियां, या कभी पल्सेस या फ्रूट्स, ऐसे लगाने से क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो उनको रिप्लेनिश होने का मौका मिल जाता है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह चाहिए। कुछ ऐसी फसलें हैं जिन्हें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम चाहिए। तो अलग अलग तरह के प्लांट्स को लगाने से सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका यूटिलाइजेशन तो होगा ही, साथ ही साथ सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अर्थवॉर्म्स जो कि सॉइल को रिप्लेनिश करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और उनकी उर्वरकता को, उनको उपजाऊ बनाते हैं। तो क्रॉप रोटेशन के यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंस हम लोगों ने देखा। पहला तो ये है कि अल्टरनेट क्रॉप्स लगाने से क्या होगा कि सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे और उनका न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज होगा। ठीक है, साथ ही साथ अल्टरनेट क्रॉप्स लगाने से सॉइल की उपजाऊ जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है। सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो अर्थवॉर्म्स हैं, जो कि वेस्ट प्लांट और एनिमल वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं, वो करते रहेंगे और सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होती है। इसी चीज़ को फर्टिलिटी, रीस्टोरिंग फर्टिलिटी कहा जा रहा है कि रीस्टोरिंग फर्टिलिटी मीन्स न्यूट्रिएंट्स उसमें वापस से रिप्लेनिश होंगे। और क्रॉप रोटेशन की खास बात है कि अगर 2 से 3 क्रॉप्स, अगर एक ही साल में 2 से 3 अल्टरनेट करके क्रॉप्स अगर अच्छे से लगा दिया गया तो हाई यील्ड और प्रोडक्शन भी होता है। तो ये तो हो गया आंसर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन फील्ड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में। तो उन्हें ये सब मिलेगा कहाँ से? कार्बन और ऑक्सीजन तो उन्हें मिल गया गैस के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड से, और वाटर से उन्हें क्या मिल गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, वो उन्हें कहाँ से मिलेंगे? तो इसलिए कुछ एडिशनल सप्लीमेंट्स हैं जिन्हें मैन्योर और फर्टिलाइज़र कहा जाता है। ये खाद होते हैं जो कि सॉइल में ऐड करने से प्लांट्स का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होता है। ठीक है, तो आंसर है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू एनहांस एंड एनरिच द सॉइल। सॉइल को अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए ऐड किया जाता है सॉइल में विथ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स।
ठीक है। तो मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक है। फर्टिलाइज़र क्या है? इनऑर्गेनिक है। मैन्योर फील्ड्स में बनाए जाते हैं, बनता है, और फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ में फर्टिलाइज़र्स केमिकल्स होते हैं, जबकि मैन्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरपूर होते हैं, और इसलिए प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ मैन्योर्स प्रोवाइड्स पोरोसिटी टू द सॉइल, यानी कि मैन्योर्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरपूर है, इनकी वजह से सॉइल पोरस रहता है, पोर्स उसमें रहते हैं। पोर्स की वजह से क्या होता है कि पोर्स प्रेजेंट होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ईजी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इट इंक्रीजेस इट्स वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। मैन्योर्स यूज़ करने से वाटर रिटेंशन, सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा वाटर होल्ड करेगा, जिससे फास्ट ट्रांसपिरेशन और डिहाइड्रेशन से भी वो प्लांट्स को बचा सकता है, एंड एनहांसेस एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम लोग जानते हैं कि सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अर्थवर्म प्रेजेंट होते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोज करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो उनकी भी ग्रोथ को एनहांस करता है कौन? मैन्योर्स। तो ये हो गया सेकंड। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉपिंग पैटर्न्स का ही दो मेथड है, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। इंटरक्रॉपिंग की खास बात है कि 3 से 4 या 5 जितने भी क्रॉप्स एक ही समय में एक ही फील्ड पर लगाया जाता है, एक डेफिनेट पैटर्न्स में। रोज़ सीरियल्स के लगाए गए हैं तो कुछ रोज़ वेजिटेबल्स के, कुछ रोज़ फ्रूट्स के। इस तरह से एक डेफिनेट पैटर्न में जब कई तरह के क्रॉप्स की खेती एक साथ एक ही फील्ड पर की जाती है तो उसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। जबकि क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, एक ही फील्ड में एक समय में एक ही क्रॉप्स लगाया जाता है, लेकिन हाँ फिर कुछ दिनों बाद उसमें सीज़न वाइज जब वो क्रॉप्स हार्वेस्ट हो जाएंगी तो दूसरे क्रॉप्स लगेंगे। तो यही दोनों में फ़र्क है। इन दोनों ही तरीक़ों से क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेज हैं, देख लेते हैं। पहला एडवांटेज क्या है कि क्रॉप्स सेलेक्टेड हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। इंटरक्रॉपिंग में कई सारे क्रॉप्स लगने हैं तो ऐसे क्रॉप्स लगाए जाएं जिनसे कि सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएं। किसी को NPK चाहिए, किसी को कैल्शियम ऑक्सीजन चाहिए। तो इस तरह से क्रॉप रोटेशन में भी यही चीज़ है, एक ही क्रॉप्स है लेकिन उस वक्त उसे कुछ और चाहिए और नेक्स्ट जो क्रॉप्स लगाए जाएंगे उनको कुछ और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सेकेंड पॉइंट है 2 से 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन द सेम फील्ड। 2 से 3 क्रॉप्स या उससे मोर भी हो सकते हैं एक ही फील्ड में और एक ही टाइम पर ग्रो हो। हेल्प्स इन वीड कंट्रोल एंड स्प्रेडिंग ऑफ डिसीजेस। ठीक है। इंटरक्रॉपिंग से वीड्स कंट्रोल किए जा सकते हैं और डिसीज़ जो कि पेस्ट और इंसेक्ट से फैलती हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। एक समय पर अगर एक फसल में कोई क्रॉप या पेस्ट या इंसेक्ट लग गया है तो बाकी के जो अदर क्रॉप्स हैं वो तो सेफ़ हैं। इसलिए इस इंटरक्रॉपिंग में वीड्स और डिसीज़ को भी कंट्रोल किया जा सकता है। क्रॉप रोटेशन में यही है कि ऐसे प्लांट्स लगाने हैं अल्टरनेट करके जिनकी की न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट एक दूसरे से अलग अलग हो, ताकि सॉइल को रिप्लेनिश करने का फुल मौका मिल सके, टाइम मिल सके। ठीक है। सीज़न वाइज खेती की जाती है, एक सीज़न में गेहूँ तो एक सीज़न में चावल, और बीच में कभी वेजिटेबल्स लगा दिया, कोई फ्रूट्स लगा दिया, ऐसे। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी रीस्टोर्ड बाय मिनिमाइजिंग यूज़ ऑफ NPK। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि अल्टरनेट खेती करते हैं तो क्या होता है कि सॉइल को रिप्लेनिश करने का मौका पूरा मिलता है और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और फर्टिलाइज़र को यूज़ करने का कम मौका मिलता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ जेनेटिक मैनिपुलेशन, हाउ इज़ इट यूज़फुल इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है। जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या है और एग्रीकल्चर में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन कहता है।
तो आंसर है जेनेटिक मैनिपुलेशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ डिज़ायरेबल जीन्स इनटू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज. हाई और एडवांटेज क्या है, हाई यील्ड एंड डिसीज रेसिस्टेंट क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन. जेनेटिक मैनिपुलेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक ही प्लांट के सेम स्पीसीज से उन्हें क्रॉस ब्रीड करवा सकते हैं, या फिर डिफरेंट एक ही प्लांट्स के डिफरेंट स्पीसीज से भी आपस में क्रॉस ब्रीड करवा के जो न्यू वैरायटी पाया जाता है उसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स पा सकते हैं. अपनी इच्छा से उन्हें जैसे डिसीज़ रेसिस्टेंट बना दिया जाए, या फिर उन्हें हाई यील्डिंग हाई क्रॉप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाला बना दिया जाए. तो इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लॉसेस अकर. अब जो स्टोर करके रखा गया है ग्रेन, उसमें लॉस कैसे होगा. अब भाई जैसे तैसे फसलों को ला के यहाँ बोरे वोरे में रख देंगे तो क्या होगा, लॉस तो होगा ही. कभी रोडेंट्स हैं, कभी माइट्स हैं, कभी कोई कीड़ा कोई उसको बर्बाद करेंगे ही. प्रॉपर स्टोरेज बहुत इम्पॉर्टेंट है. प्रॉपर टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी से भी उन्हें बचाना है, क्योंकि ह्यूमिडिटी में पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो लॉस ऑफ स्टोरेज ग्रेन क्यों होता है स्टोरेज में. हाई मॉइस्चर की वजह से, इंक्रीज्ड ह्यूमिडिटी की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पेस्ट जल्द फास्ट ग्रो करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं स्टोर्ड ग्रेन्स को, स्टोर्ड फूड को. दैट रेगुलेट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. नेक्स्ट है इंसेक्ट, माइट्स, रोडेंट्स एट्सेट्रा. इम्प्रॉपर कंटेनर, इम्प्रॉपर हैंडलिंग, ये सब भी फैक्टर्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं loss of grain in storage. This is the half part of the exercise question, and in the next part we will discuss the leftover questions. See you then. Goodbye. Thank you.